बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ये स्ट्रक्चर एरेज़ और पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर्स पर है। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे और आज हम एरेज़ और पॉइंटर्स किस तरह से स्ट्रक्चर्स के साथ यूज़ करते हैं ये देखेंगे। ये आउटलाइन है। स्ट्रक्चर एरेज़ किस तरह डिक्लेयर करते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को किस तरह उस एरे के अंदर एक्सेस करते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ किस तरह डालते हैं, इनिशियलाइजेशन किस तरह से होती है ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स पॉइंटर्स के साथ किस तरह यूज़ होते हैं। एरो ऑपरेटर जो पॉइंटर्स के साथ यूज़ होता है, पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर्स, उसको देखेंगे और फिर हम एग्जांपल करके देखेंगे कि इन टूल्स को यूज़ करते हुए हम एक डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर एरेज़ बिल्कुल उसी तरह से डिक्लेयर की जाती हैं जिस तरह से जो दूसरी प्रिमिटिव टाइप्स हैं उनकी एरेज़ होती हैं। यानी कि आप टाइप लिखते हैं, इस केस में स्ट्रक्ट एम्प्लॉई ये टाइप है और उसके अंदर एक वेरिएबल एरे का नाम देते हैं। इस केस में हमने जो एरे का नाम रखा है वो emp_list रखा है। ब्रैकेट में आप साइज़ बताते हैं कि इस एरे का साइज़ कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने इसका साइज़ 5 रखा है। ठीक है। इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो एरे के होंगे उनको हम एक्सेस कर सकेंगे यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। ठीक है। जब हम सिर्फ स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि ये ऊपर की कुछ लाइनों में था, तो मेमोरी में कोई स्पेस एलोकेट नहीं होती, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। लेकिन जैसे ही हम उसके कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर देते हैं तो उसके लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाती है। ठीक है। इसी तरह जब हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट एम्प्लॉई आगे एक एरे डिक्लेयर कर दी 5 स्ट्रक्चर्स की, तो अब इसके लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो गई है। ऑल्दो कि उसके एलिमेंट्स को भी हमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो हर एलिमेंट में जो वैल्यू पड़ी दैट वुड बी कंसिडर्ड गार्बेज। अगर हम इसके मेमोरी मैप को देखें, इसमें थोड़ा सा ये मॉडिफाइड है। स्ट्रक्ट एम्प्लॉई है, इंटीजर आईडी, कैरेक्टर नेम, इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं इंस्टेड ऑफ 20, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है। तो मेमोरी के अंदर ये इस तरह ऑर्गेनाइज्ड है कि ये जितने भी एरे के अंदर स्ट्रक्चर्स होंगे वो कंटिग्यूअस लोकेशंस में होंगे, यानी एक के बाद एक के बाद एक रखे होंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर वो भी कंटिग्यूअस लोकेशंस पर है। मिसाल के तौर पे अगर इसके अंदर आईडी, नेम और सैलरी ये 3 इसके मेंबर्स हैं, तो हर मेंबर जितनी स्पेस एलोकेट उसके लिए करना ज़रूरी है वो एक के बाद एक के बाद एक होनी चाहिए, कंटिग्यूअस होनी चाहिए, दरमियान में गैप्स नहीं आ सकते। तो ये अगर स्टार्टिंग एड्रेस है तो शुरू की 4 बाइट्स ये इंटीजर के लिए हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ़ बाइट्स जितनी भी हैं, 5 हैं, 10 हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम यहाँ पर नेम के लिए कितने कैरेक्टर्स एलोकेट करते हैं, उतनी सारी बाइट्स कैरेक्टर एरे के लिए हैं। और उसके बाद 4 बाइट्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो हम बेसिकली इसमें सैलरी स्टोर करेंगे उसके लिए। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो इसके लिए 13 बाइट्स बनती हैं, यानी एक स्ट्रक्चर 13 बाइट्स का है। और चूँकि अब एरे हो गई है और यहाँ पर हमने एरे के अंदर 2 एलिमेंट्स डिक्लेयर किए, तो 13 बाइट्स प्लस 13 बाइट्स दैट इज़ 26 बाइट्स एलोकेट हो गए। ठीक है। ये एक इसका ट्रिवियल सोल्यूशन है। जब एक्चुअल अगर आप ये साइज़ ऑफ प्रिंट करा के देखेंगे तो देखेंगे कि ये इसके अंदर थोड़े से आंसर्स हो सकता है मैच ना करें आपके। ठीक है। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये स्ट्रक्चर एम्प्लॉई इतनी बाइट्स ऑक्यूपाई करना चाहिए, आप जब उसको करके देखेंगे, लेट से आपने उसका साइज़ प्रिंट करा के देखा यूजिंग साइज़ ऑफ, तो आप देखेंगे कि बाज़ मरतबा अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स आएंगे। उसका रीज़न ये है कि कंपाइलर थोड़ा सा प्रोसेसिंग को और मेमोरी फेचिंग को फास्ट बनाने के लिए कुछ ऐसे काम करता है जिससे जो है ना इसका साइज़ चेंज हो जाता है। ठीक है। वो बेसिकली पैडिंग करता है, कुछ एक्स्ट्रा बाइट्स ऐड करता है, लेकिन चूँकि वो ज़रा सा एडवांस टॉपिक है इसलिए इसको हम फॉर्मली यहाँ पे कवर नहीं कर रहे। इसी लेक्चर की आखिरी स्लाइड में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया, अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड हो तो उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो लेट्स से कि हमारे पास ये एक एरे आ गई। राइट साइड पे जो कोड है, कोड स्निपेट है, इसके अंदर स्ट्रक्ट एम्प्लॉई emp_list 5 एलिमेंट्स की एक एरे डिक्लेयर कर दी। अब हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं जिस तरह आप इंडेक्सिंग करते आए हैं
एरे की फॉर इंटीजर्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फॉर एग्जांपल हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं और वो इनपुट इंटीजर टाइप की है और उसको हम स्टोर करना चाहते हैं इस आईडी में, ठीक है। तो हम एक लूप लगा सकते हैं जो आइट्रेट करेगा इस एरे के हर एलिमेंट पर। आइट्रेटर इस केस में आई है, इंडेक्स आई 0 से लेके 4 तक जाएगा। तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं आइटम लोकेशन एट इंडेक्स आई और उसका मेंबर आईडी यूजिंग द सिंटेक्स एंटर द एम्प्लॉय आईडी, स्कैन एफ किया, %d, इसके साथ आपको पता है कि एक एड्रेस उसको चाहिए होता है, तो एम्परसेंड एड्रेस ऑफ एरे का नाम, आगे इंडेक्स डॉट मेंबर का नाम, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है जिसके अंदर आप अपने इंडिविजुअल मेंबर्स को इन एन एरे एक्सेस कर सकते हैं कि आप एरे का नाम लिखते हैं, उसके साथ इंडेक्स ब्रैकेट में देते हैं, डॉट ऑपरेटर लगाते हैं और उसके साथ मेंबर का नाम देते हैं। स्कैन एफ चूँकि एड्रेस मांगता है इसलिए आप उसको यहाँ पर एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये लेफ़्ट पे जो कोड स्निपेट है, हम यूज़र को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि एम्प्लॉय की आईडी एंटर करो, फिर स्कैन एफ यूज़ करते यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, उसको सेव करा रहे हैं आईडी वाली फील्ड में। ये सारे का सारा कोड स्निपेट की जो लेफ़्ट साइड पर है, ये एक फॉर लूप के अंदर अगर हम लगा दें इसको, अभी आगे चल के हम इसको करके भी देख लेंगे। अगर ये फॉर लूप में हो और लूप आइट्रेट करे उतनी दफ़ा चले जितने एलिमेंट्स हैं हमारी एरे में, तो हर एलिमेंट के लिए, हर स्ट्रक्चर एलिमेंट के लिए हम उसकी आईडी, उसका नाम और उसकी सैलरी, ये 3 चीज़ें यूज़र से इनपुट लेके फिर बाद में इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर्स। पॉइंटर्स आप लोग कवर कर चुके हैं पहले। जिस तरह इंटीजर के लिए इंटीजर टाइप का पॉइंटर होना ज़रूरी है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को एक्सेस करने के लिए फ्लोट टाइप का पॉइंटर होता है, इसी तरह स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है उसी टाइप का पॉइंटर भी डिक्लेयर करेंगे। लेट्स से कि आपने स्ट्रक्ट एम्प्लॉई emp1 के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, टाइप इसकी स्ट्रक्ट एम्प्लॉई हो गई, emp1 के नाम से एक वेरिएबल बना लिया और एक दूसरा पॉइंटर आपने डिक्लेयर कर लिया स्ट्रक्ट एम्प्लॉई स्टार, ये मिला के पॉइंटर बन गया और पॉइंटर को नाम आपने दे दिया ptr temp और इसको आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल emp1 जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो अब पॉइंटर जहाँ पर मेमोरी में emp1 एलोकेट हुआ है उस लोकेशन को पॉइंट करना शुरू हो गया। पॉइंटर की मदद से जब आप स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं तो बजाय डॉट ऑपरेटर लगाने के आप उसके लिए एरो ऑपरेटर लगाते हैं जिसके अंदर एक हाइफन और एक ये ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, ये मिला के एरो ऑपरेटर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया है इनपुट एम्प्लॉई डेटा और उसको कहा है कि emp1 का डेटा हमें चाहिए, ठीक है। जब उसके अंदर डेटा आ गया और एक पॉइंटर हमारा इस स्ट्रक्चर को पॉइंट करना शुरू हो गया तो हमने printf करके कॉल उसको आर्ग्यूमेंट्स दिए यूजिंग द पॉइंटर्स। पॉइंटर पॉइंट कर रहा है emp1 को, तो हमने कहा कि पॉइंटर और उस स्ट्रक्चर की आईडी, उसका मेंबर आईडी प्रिंट कर दो। ये एरो ऑपरेटर के थ्रू, चूँकि लेफ़्ट साइड पे पॉइंटर है इसलिए इसके साथ एरो ऑपरेटर यूज़ होगा। जैसा कि हमने पहले देखा था, अगर लेफ़्ट साइड के ऊपर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पॉइंटर नहीं है, स्ट्रक्चर है बाय वैल्यू, उसके साथ डॉट ऑपरेटर यूज़ होगा और अगर उस लेफ़्ट साइड पर पॉइंटर है तो पॉइंटर के साथ एरो ऑपरेटर यूज़ होगा और आगे मेंबर का नाम उसी तरह से आ जाएगा जिस तरह से आप लोगों ने डॉट ऑपरेटर के साथ देखा था, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए, इन टूल्स को यूज़ करते हुए हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो अब कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ रेफरेंसेस ऐड किए हैं, इनको आप देख सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर पैडिंग इन सी जिसका मैंने ऊपर तस्करा किया था, उसकी कुछ उसको ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और ये जावा पॉइंट का एक आर्टिकल है जिसको आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हों उसको पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, जो कुछ आप प्रोग्रामिंग में पढ़ें, इसके अलावा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए। इस वजह से इसको अभी हमने फॉर्मली यहाँ पे कवर नहीं किया। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ प्रोग्राम लिखकर। ये हमने 2 फाइल्स इंक्लूड की, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हमने अपना स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं स्लाइड्स में।
हमने यहाँ पर एक अपनी एरे का साइज़ बनाने के लिए एक EMP साइज़ डिफ़ाइन किया है, ताकि मैं यहाँ से इसको जब चाहूँ वेरी कर दूँ। अभी तीन एलिमेंट्स की एरे बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको 3 किया है। ये मेरा मेन फंक्शन है। स्ट्रक्ट एम्प्लॉई, ये मेरा टाइप हो गई, मेरी एरे का नाम आ गया और एरे का साइज़ आ गया। तो दिस इज़ एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। फिर मैंने आइट्रेट किया फ्रॉम 0 टू साइज़ -1 तक, ठीक है। और हर आइट्रेशन में, जिस तरह के कोड में देखा था, हमने ID, नेम और सैलरी यूज़र से इनपुट लिए, और अभी इसको डिस्प्ले नहीं कराया। डिस्प्ले कराने के फंक्शंस भी अभी हम देखते हैं। लेट्स से कि हम इसको बिल्ड करते हैं और रन करते हैं। तो ये सबसे पहले प्रॉम्प्ट कर रहा है एंटर द एम्प्लॉई ID, लेट्स से ID 31, एम्प्लॉई नेम लेट्स से अली, और सैलरी हमने कहा 34.5 के नहीं लिखना क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले रहा है। एंटर द एम्प्लॉई ID, लेट्स से 32, नाम लेट्स से उसामा, सैलरी 44.1 फॉर एग्ज़ाम्पल, 33 ID रख लेते हैं, एम्प्लॉय नेम हसन रख लेते हैं, सैलरी 54.3, ठीक है। और बस अभी मैंने इसको डिस्प्ले नहीं कराया, सिर्फ यूज़र से इनपुट ली और मेरा प्रोग्राम एग्ज़िट कर गया। अच्छा, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि ये सारा कुछ मैं एक फ़ंक्शन में कर लूँ, ठीक है। जो यूज़र से इनपुट लेने वाला काम है वो मैं एक फ़ंक्शन के थ्रू करवा लूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार ये कोड इस तरह से जगह भी घेरे, यहाँ पे थोड़ा नीट हो जाए। इसी तरह जो पार्ट डिस्प्ले करने से मुतालिक है उसको भी मैं चाहूँगा कि वो जो है ना, मैं उसको सिंप्लीफाई करूँ और उसको मैं किसी अलग से फंक्शन में डाल दूँगा। तो लेट्स से कि मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो इनपुट पे तो बेशक कोई वैल्यू ना ले, इनपुट बेशक उसकी वॉइड हो जाए, यूज़र से वो इनपुट लिया करे और जो चीज़ रिटर्न करेगा इट शुड रिटर्न स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अनकमेंट करता हूँ और कंप्लीट करना इसको रहता है। एक फंक्शन है जिसका नाम है इनपुट एम्प्लॉई डेटा, इनपुट वॉइड है, इनको इनपुट नहीं ले रहा, जो आउटपुट दे रहा है दैट इज़ अ स्ट्रक्चर। यहाँ बॉडी में एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल टेम्प के नाम से डिक्लेयर किया है। यहाँ पर यही जो कुछ यहाँ पे मैं कर रहा था, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा नाम चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। टेम्प आ गया, तो यहाँ पर जो चीज़ है वेरिएबल का नाम वो टेम्प बन जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर का नाम टेम्प है। और यहाँ पे भी इस तरह से आ गया, और मैं ये मेरा फंक्शन पूरा स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा है। जब ये फंक्शन रिटर्न एक स्ट्रक्चर टाइप रिटर्न कर रहा है तो मैं उसको असाइन कर सकता हूँ। अगर मेरे पास लेफ़्ट साइड पे असाइनमेंट के एक वेरिएबल हो स्ट्रक्चर टाइप का और राइट साइड पर भी मेरे पास एक वेरिएबल हो स्ट्रक्चर टाइप का, तो मैं राइट वाली वैल्यू को लेफ़्ट वैल्यू को असाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास EMP_list ऑफ I, ये लेफ़्ट साइड हो गई असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसकी लेफ़्ट साइड पे ये जो पूरी चीज़ है दिस इज़ बेसिकली वन एलिमेंट ऑफ द अरे, तो गोया ये एक स्ट्रक्चर है। इसको मैं क्या चीज़ असाइन करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि फंक्शन कॉल कर लो, फंक्शन कॉल कर लो इनपुट एम्प्लॉय डेटा, चूँकि वॉइड है इसलिए इसको इनपुट पे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ ये रिटर्न करेगा वो एक स्ट्रक्चर होगा। ये सारी चीज़ राइट पे जो इक्वल टू के राइट पे जो एक्सप्रेशन है ये वैल्यूएट होगी इनटू अ स्ट्रक्चर, और वो असाइन हो जाएगा मेरे एरे के अंदर ith एलिमेंट को, ठीक है। और ये लूप जब कंप्लीट होगा तो तीनों का डेटा मेरे पास इस EMP लिस्ट इस एरे के अंदर आ जाएगा। लेट्स से मैं इसको बिल्ड करके रन करता हूँ। ID लेट्स से 31, नेम अली, सैलरी 43.2, second element in the array ID let's say 32, name let's say Osama,
और 43.5, 43.6। तीसरा आ गया, लेट्स से हसन, सॉरी आईडी देनी है, लेट्स से 34, नेम इसका आ गया हसन और सैलरी इसकी आ गई 44.3। ठीक है, तो ये उसी तरह से बिहेव कर रहा है जिस तरह से पहले बिहेव कर रहा था, लेकिन हमने क्या किया कि बजाय वो सारी लाइंस बार बार में हमारी प्रिंट हो, हमने उसके लिए एक फ़ंक्शन बना लिया और उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। जो चीज़ ये रिटर्न कर रहा है वो हम इसको असाइन कर रहे हैं। लेट्स से कि मैं इस सारी लिस्ट को प्रिंट भी कराना चाहता हूँ और प्रिंट कराने के लिए मैं एक फ़ंक्शन बनाना चाहता हूँ। तो लेट्स से कि मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, void display employee data, और इसको मैं पास कर रहा हूँ एक स्ट्रक्चर, बाय वैल्यू पास कर रहा हूँ। ठीक है, पॉइंटर नहीं है, बाय वैल्यू एक स्ट्रक्चर पास कर रहा हूँ। रिटर्न इसने कुछ भी नहीं करना, इसने सिर्फ डिस्प्ले कराना है। ठीक है, लेट्स से कि ये फंक्शन है void display employee data, और इसको बाय वैल्यू जो आर्ग्यूमेंट मिल रहा है उसका नाम है emp। तो ये 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स दे रहा है, एक में आईडी प्रिंट कर रहा है, दूसरे में नेम, तीसरे में सैलरी। चूँकि ये स्ट्रक्चर है, एड्रेस नहीं है ये पूरी चीज़, इस वजह से इसके साथ डॉट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि एक लूप लगा लेते हैं यहाँ पे, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस दैन emp साइज i प्लस प्लस, और ये क्या करेगा, ये फंक्शन को कॉल करेगा डिस्प्ले एम्प्लॉई डेटा, और इसको मैं अपनी एरे का एक एलिमेंट, ith एलिमेंट दे दिया करूँगा। तो emp अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ i, ये मैंने इसको आर्ग्यूमेंट में दे दिया। ठीक है, अब इसको दोबारा बिल्ड करके रन कर लेते हैं। एंटर द एम्प्लॉई id, लेट्स से 32, नेम अली, सैलरी 43.5, नेम हसन, सॉरी id 33, नेम हसन, सैलरी 44.5, id लेट्स से उसामा, सॉरी 35, और नेम उसामा और सैलरी लेट्स से 46.2। तो उसने प्रिंट कर दिया id 32, नेम अली, सैलरी 43.5। ठीक है, इसी तरह ये पहला एरे का एलिमेंट प्रिंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट प्रिंट हो गया, ये तीसरा एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमने देखा कि हमने एक फ़ंक्शन कॉल किया और उसको बाय वैल्यू हमने स्ट्रक्चर पास किया है। जिस तरह हम बाय वैल्यू पास कर सकते हैं, इसी तरह से हम पॉइंटर्स के साथ भी पास कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास ये एक फ़ंक्शन है और इसका नाम प्रिंट एम्प्लॉई डेटा है। इंस्टेड ऑफ पासिंग बाय वैल्यू, हम इसको बाय रेफरेंस यानी इसका एक पॉइंटर पास कर रहे हैं, और चूँकि ये पॉइंटर आर्ग्यूमेंट पे जा रहा है, इस वजह से जब हम इसको प्रिंट कराने के लिए इसके मेंबर्स को एक्सेस करेंगे तो हम एरो ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। वो प्रिंट एम्प्लॉई डेटा, ये पॉइंटर आ गया जिसका नाम मैंने ptr emp रखा है, और हमने एरो ऑपरेटर यूज़ करके उसकी आईडी, उसका नेम और उसकी सैलरी हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको बिल्ड करके रन कर लेते हैं एक दफ़ा दोबारा। लेट्स से id इज़ 32, नेम इज़ अली और 34.5 इसकी सैलरी हो गई। फिर id हमने 34 कर दी और नेम हसन कर दिया और सैलरी 34.6 कर दी, और उसामा id पहले डालनी है, लेट्स से 36, 35, नेम उसामा और सैलरी हमने कर दी 43.2। ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया। ये एक दफ़ा प्रिंट हुआ है, 2 दफ़ा प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको असल में कॉल एक मरतबा किया है, दूसरी मरतबा जो दूसरा फंक्शन हमने लिखा है अभी तक हमने उसको कॉल नहीं किया।
हम ऐसा करते हैं कि एक लूप और लगा लेते हैं ऐसे, और प्रिंट एम्प्लॉय डेटा कर लेते हैं, और यहाँ पर हम उसको एड्रेस पास कर देते हैं ऑफ द ith एलिमेंट इन द एरे। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर बाय वैल्यू हम पास कर रहे हैं और यहाँ पर हम पासिंग द स्ट्रक्चर बाय रेफरेंस, और यहाँ पे वी आर पासिंग द स्ट्रक्चर बाय वैल्यू। ठीक हो गया। इसको बिल्ड करके रन कर लेते हैं। 32 इसकी आईडी हो गई, नेम इसका अली हो गया, सैलरी इसकी 34.5 हो गई, आईडी 33 हो गई, नेम हसन हो गया, और सैलरी इसकी 45.6 हो गई, आईडी 34 हो गई, नेम से उसामा हो गया, सैलरी इसकी 45.7 हो गई। तो पहले ये लूप एक मरतबा चला जिसने तीनों एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए, ये 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, तीनों रिकॉर्ड्स। फिर जो दूसरा लूप स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 29 से, वो रन हुआ और उसने दूसरे फंक्शन को कॉल किया जिसमें बाय रेफरेंस वैल्यू पास हो रही थी, और वो सारी वैल्यूज़ भी उसने प्रिंट करा दी और हमारा प्रोग्राम एग्ज़िट कर गया। अब आपने नोटिस किया होगा कि जितनी दफ़ा मैंने प्रोग्राम रन किया हर दफ़ा मुझे नए सिरे से ये वैल्यूज़ एंटर करना पड़ी, क्योंकि जो कुछ भी मेमोरी में हो रहा है दैट इज़ इन द रैम, और ये वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही मेरा प्रोग्राम ख़त्म होता है वो सारी मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है। जब मैं दोबारा से प्रोग्राम को रन करता हूँ तो नए सिरे से मेमोरी एलोकेट होती है, मुझे दोबारा यूज़र से इनपुट भी लेनी पड़ती है। नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि हम लोग फाइल्स किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर यही सारा डेटा जो मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ इसको मैं किसी फ़ाइल में सेव कर दूँ और बाद में उस फाइल को रीड करके उसमें से ये सारा डेटा रिट्रीव कर लूँ, तो मुझे बार बार टाइप इन नहीं करना पड़ेगा उस डेटा को जो मैं एक दफ़ा ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ। ठीक है, और जो नया डेटा यूज़र एंटर करेगा उसको भी मैं अपेंड करके अपनी फ़ाइल के अंदर एक डेटाबेस मेंटेन कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम लोग फाइल हैंडलिंग की तरफ मूव कर जाएंगे ताकि हम अपने डेटा को परमानेंट बना सकें, फाइल्स के अंदर सेव कर सकें। इसी तरह फाइल्स को रीड करना, फाइल्स को राइट करना, वो नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स में होगा। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर, और बाकी जो वीक के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन होगा उसमें आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।